गुड मॉर्निंग ऑल। वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करते हैं एसिड बेस अम्ल क्षार के बारे में। सबसे पहले देखें, अम्ल और क्षार के लिए भिन्न भिन्न कर्ताओं ने समय समय पर विभिन्न परिभाषाएं दी, जिनके बारे में हम आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्हेनियस संकल्पना की, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। देखें, अर्हेनियस ने सन 1884 में अम्लों को उन यौगिकों के रूप में परिभाषित किया जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और ध्यान रखना है अपन को, इन्होंने जो कंडीशन लागू की थी वो ये कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा क्षार वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में, इसको अपन को ध्यान में रखना है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, तथा जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार। फॉर एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के लिए HCl अम्ल है और इसका अपन ने क्या ले रखा है? जलीय विलयन। और जैसे ही HCl का आप जलीय विलयन लोगे, ये क्या देगा जलीय विलयन में? H+ और Cl-। और चूंकि ये H+ आयन दे रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अम्ल। ऐसे ही देखें, अपन ने एग्जाम्पल लिया है NaOH का, और NaOH का जब आप जलीय विलयन लोगे तो ये Na+ और OH-। और अब देखें, ये जलीय विलयन में कौन से आयन दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है? क्षार। लेकिन यह परिभाषा केवल उन अभिक्रियाओं के लिए प्रयुक्त की जा सकती है जो जलीय विलयन में होती हैं। ये इसकी कंडीशन है अर्हेनियस की, कि जो भी अपन को देखना है अम्ल या क्षार, वो जलीय विलयन में या तो दे हाइड्रोजन आयन या दे हाइड्रोक्साइड आयन। तो केवल और केवल ये अभिक्रिया या ये परिभाषा केवल उन अभिक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होती है जो जलीय विलयन में होती हैं। यह परिभाषा उन पदार्थों के लिए लागू नहीं होती जिनमें H+ आयन तथा OH- या बोलूं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, क्योंकि अर्हेनियस की संकल्पना केवल जलीय विलयन के यौगिकों के लिए लागू होती है। अब देखें, किसी अम्ल की क्षारकता या प्रोटोनता क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं, यह किसी अम्ल के एक अणु के द्वारा निष्कासित H+ आयनों की संख्या, किसी भी अम्ल के एक अणु द्वारा निष्कासित H+ आयनों की संख्या अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता या प्रोटोनता। 1, 2 या 3 प्रोटॉन मुक्त करने वाला अम्ल क्रमशः एक क्षारकीय प्रोटॉनिक अम्ल जैसे HCl, और HCl का जब जलीय विलयन लेंगे तो क्या करेगा? H+ और Cl-। तो H एक प्रोटॉन को मुक्त किया इसने, इसलिए इसको बोलेंगे एक प्रोटॉनिक या एक क्षारकीय। ऐसे ही अगर 2 प्रोटॉन मुक्त करे तो उसको बोलेंगे द्विक्षारकीय या द्विप्रोटॉनिक। फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2CO3। तथा यदि अम्ल 3 प्रोटॉन या H+ आयन मुक्त करे तो उसको बोलेंगे त्रिक्षारीय या त्रिप्रोटॉनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल H3PO4। बहुप्रोटॉनिक अम्ल, और बहुप्रोटॉनिक अम्ल का मतलब है जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन दे। अम्ल पदों में वियोजित होते हैं, अर्थात एक समय में केवल एक प्रोटॉन मुक्त होता है। ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटॉनिक अम्ल हैं या जो त्रिक्षारीय या प्रोटॉनिक एसिड हैं, वो एक समय में केवल एक प्रोटॉन मुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सल्फ्यूरिक एसिड को जल में रखा जाता है तो ये निम्न प्रकार से वियोजित होता है, और चूंकि इसके पास में कितने प्रोटॉन हैं? 2, लेकिन एक समय में कितना देगा? 1। तो ये होगा H+ और HSO4-। यह अभिक्रिया प्रायोगिक रूप से 100% पूर्ण है, क्योंकि बाइसल्फेट आयन
केवल तब वियोजित होंगे जब प्रोटॉन की अत्यधिक क्या होगी, आवश्यकता। तो आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड द्विक्षारकीय या द्विप्रोटॉनिक एसिड है, लेकिन एक समय में केवल कितना प्रोटॉन देता है, एक। किसी ऐसे ही जैसे अपन ने अम्ल के लिए परिभाषित किया अम्ल की प्रोटोनता या उसकी क्षारकता, ऐसे ही अपन किसी क्षार की अम्लता या हाइड्रोक्सिकता को परिभाषित करते हैं किसी क्षार के एक अणु द्वारा मुक्त OH आयनों की संख्या क्या कहलाती है, क्षार की अम्लता या हाइड्रोक्सीता। एक अम्ल के समान एक क्षार एक अम्लीय या मोनोहाइड्रोक्सिक, यदि क्षार का एक अणु केवल एक OH आयन मुक्त करे तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सिक, फॉर एग्जाम्पल NaOH। या द्विअम्लीय या डाइहाइड्रोक्सिक, जो कितने OH आयन दे दे, 2। उदाहरण के लिए बैरियम हाइड्रोक्साइड। तथा त्रिस्तरीय या ट्राई हाइड्रोक्सिक जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस कितने OH आयन दे सकता है, 3, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिअम्लीय या ट्राई हाइड्रोक्सिक हो सकता है। और ये कितने कितने NaOH कितने OH आयन देता है, 1, इसलिए इसको बोलेंगे एक अम्लीय। बैरियम हाइड्रोक्साइड कितने OH आयन देता है, 2, इसलिए इसको बोलेंगे द्विअम्लीय या डाइहाइड्रोक्सिक। और फेरिक हाइड्रोक्साइड कितने OH आयन दे सकता है, 3, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिअम्लीय या ट्राई हाइड्रोक्सिक। सेकंड परिकल्पना देखें। अब आर्हीनियस ने कहा था कि कोई भी यौगिक है अगर वो जलीय विलयन में H+ आयन दे तो उसको अम्ल बोलो, और अगर जलीय विलयन में OH- आयन दे तो उसको क्या बोलो, क्षार। तो ये उस आर्हीनियस की लिमिटेशन हो गई, थ्योरी की सीमा हो गई। अब उसको थोड़ा सा संशोधन किया ब्रॉन्स्टेन-लॉरी ने। अब उनकी परिकल्पना को अपन पढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेन-लॉरी संकल्पना देखें क्या थी। ब्रॉन्स्टेन-लॉरी ने 1923 में अम्ल की उपरोक्त परिभाषा को संशोधित किया, जिसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं, अर्थात क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन ग्राही। तो ब्रॉन्स्टेन-लॉरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार। इस उदाहरण को समझने के लिए अपन ने एक परिस्थिति ले रखी है, उसको देखें। ये B अपन बोल रहे हैं, B अपना, ये B कोई यौगिक है और ये अपना क्या है, प्रोटॉन, और जैसे ही ये इसको ग्रहण करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B+H, क्योंकि इस प्रोटॉन इसने ले लिया। अब आप देखें ये प्रोटॉन ग्राही हो गया, और प्रोटॉन ग्राही होने की वजह से इसको अपन ने क्या बोला, क्षार। और ये प्रोटॉन दे सकता है, देखें इधर, जब ये देगा तो H+ और B, इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, अम्ल। तो प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन-लॉरी। किसी क्षार तथा अम्ल के ऐसे संबंधित युग्म एक दूसरे के संयुग्म कहलाते हैं। याद रखेंगे, संयुग्मी अम्ल या क्षार कहलाते हैं। और आप देख सकते हैं ये है अम्ल और ये इसका क्या है, संयुग्मी क्षार, या बोलूँ ये है क्षार और ये इसका क्या है, संयुग्मी अम्ल। और आप देखें दोनों में केवल और केवल एक प्रोटॉन का अंतर है। उपरोक्त उदाहरण में B अम्ल B+H का संयुग्मी क्षार है तथा B+H क्षार B का संयुग्मी अम्ल है। यही मैंने आपको बताया कि ये जो अम्ल है अपना, ये अम्ल है, इसका ये क्या है, संयुग्मी क्षार, और ये जो अपना क्षार है इसका ये क्या है, संयुग्मी अम्ल। पूर्णतया हम कह सकते हैं प्रत्येक क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है तथा प्रत्येक अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है। और अगर अम्ल प्रबल है तो उसका क्षार कैसा होगा, संयुग्मी क्षार दुर्बल, और यदि दुर्बल अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्षार कैसा होगा, प्रबल। ध्यान रखना है,
अम्ल का होता है संयुग्मी क्षार, क्षार का होता है संयुग्मी अम्ल। और यदि मान लीजिए अम्ल प्रबल है तो उसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, दुर्बल, और यदि अम्ल दुर्बल है तो उसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, प्रबल, और वाइस वर्सा। सेम किसके लिए लागू होगा, क्षार के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं संयुग्मी अम्ल और क्षार के, देखें H2SO4 प्लस H2O, और यहाँ पे देखें H2SO4 ने प्रोटोन दिया है और प्रोटोन दे करके किस में कन्वर्ट हो गया, देखें H2SO4 ने प्रोटोन दिया और प्रोटोन देके किस में कन्वर्ट हो गया, HSO4 माइनस। इसका मतलब ये H2O ने प्रोटोन क्या किया है, लिया है, और जो प्रोटोन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। प्रोटोन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल, और अम्ल का क्या बनता है, संयुग्मी क्षार, और क्षार का क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल। ध्यान रखेंगे। ऐसे देखें सेकंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, H2O प्लस NH3, और अब यहाँ पे देखें H2O ने अपना प्रोटोन दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में, और NH3 ने प्रोटोन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 प्लस। तो चूंकि H2O प्रोटोन दाता है इसलिए क्या कहलाएगा, अम्ल, और NH3 ने प्रोटोन ग्रहण किया इसलिए क्या कहलाएगा, क्षार। और अब क्षार का क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल, और अम्ल का क्या बनता है, संयुग्मी क्षार। ऐसे ही देखें HCl और OH माइनस आयन। अब HCl ने देखो अपना प्रोटोन दिया और प्रोटोन देके किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में। तो HCl प्रोटोन दाता होने की वजह से क्या हो गया, अम्ल, और OH माइनस ने प्रोटोन ग्रहण किया और किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। और अब ये प्रोटोन ग्रहण कर रहा है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, क्षार। और अम्ल का क्या बनता है, संयुग्मी क्षार, और क्षार का क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल। ऐसे ही देखें H3O प्लस और OH माइनस की अभिक्रिया में, और H3O प्लस में से देखो ये अपना प्रोटोन देगा और किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो प्रोटोन दाता क्या कहलाएंगे, अम्ल, और OH माइनस ने एक प्रोटोन ग्रहण किया और किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो प्रोटोन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, क्षार। और अम्ल का क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार, और क्षार का क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल। ऐसे ही NH4 प्लस और H2O देखें यहाँ पे, और यहाँ पे इसने प्रोटोन दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोन देकर के NH3 में, तो ये अम्ल कहलाएगा। और H2O ने चूंकि प्रोटोन ग्रहण किया इस और किस में कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस में, ये क्या कहलाएगा, क्षार। और अम्ल का क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार। क्षार का क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल। तो ध्यान रखेंगे प्रोटोन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल, और प्रोटोन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार। और अम्ल का बनता है संयुग्मी क्षार, क्षार का बनता है संयुग्मी अम्ल। अब इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन इन उदाहरणों से। देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, एक पदार्थ केवल तब एक अम्ल की तरह कार्य करेगा जब प्रोटोन ग्रहण करने वाला अन्य पदार्थ अर्थात क्या कहलाएगा, क्षार उपस्थित होता है, तभी केवल एक पदार्थ किसकी तरह कार्य करेगा, अम्ल की तरह। उदाहरण के लिए बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड या एसिटिक अम्ल का विलयन अम्लीय नहीं होता है क्योंकि बेंजीन प्रोटोन ग्रहण नहीं करता। तो अगर बेंजीन प्रोटोन ग्रहण नहीं करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड और एसिटिक अम्ल का विलयन एसिडिक नहीं होगा। दूसरी ओर HCl या एसिटिक एसिड का जल में विलयन निश्चित रूप से क्या होगा, अम्लीय, क्योंकि HCl या एसिटिक एसिड CH3COH जल को क्या कर देंगे, आयनित, उसको प्रोटोन दे देंगे और प्रोटोन देते उसको H3O प्लस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट। तो जो अब विलयन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। आगे देखें जलीय विलयन में H प्लस आयन H प्लस H2O या इसको कंबाइंड रूप से क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस के रूप में रहते हैं। याद रखेंगे जलीय विलयन में H प्लस आयन H प्लस H2O या H3O प्लस, और इनका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, मुक्त H आयनों के रूप में नहीं। और तीसरा पॉइंट है केवल अणु ही नहीं बल्कि आयन भी अम्ल अथवा क्षारों की तरह कार्य कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट देखें, जल सबसे सामान्य विलायक है, अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य कर सकता है क्योंकि यह प्रोटोन दे भी सकता है
और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है। अतः ऐसे यौगिक जैसे कि जल, अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं उभयधर्मी या उभय प्रोटोनिक कहलाते हैं। और इसका द्विक व्यवहार देखें अपन निम्न समीकरण के द्वारा देख सकते हैं। H2O प्लस H2O, और अपन ने कहा जल प्रोटॉन दे भी सकता है और जल प्रोटॉन ले भी सकता है। और देखिए इसने प्रोटॉन ग्रहण किया और किस में कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस, और इसने प्रोटॉन दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस। तो ध्यान में रखेंगे अम्ल प्रोटॉन दे भी सकता है और अम्ल प्रोटॉन ले भी सकता है। ब्रॉन्स्टेन क्लोरी एसिड एंड बेस देखें, अपन ने कहा कि अणु आयन दोनों ही किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, अम्ल और क्षार। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आणविक अम्ल और आणविक क्षार कौन कौन है, धनायनिक अम्ल कौन है और धनायनिक क्षार कौन है, और ऋणायनिक अम्ल कौन है और ऋणायनिक क्षार कौन है। विलायकों का प्रोटॉन के आधार पर वर्गीकरण देखें। प्रोटॉन के आधार पर अपन विलायक को वर्गीकृत कर रहे हैं। एक होता है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक वे विलायक जिनकी प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, लिक्विड अमोनिया, इनकी प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट विलायक। प्रोटोजेनिक ये है फिलिक और ये क्या है, जेनिक। देखें वे विलायक जिनकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है वो प्रोटोजेनिक विलायक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, HCl, सांद्र सिरके का अम्ल आदि। और एक होते हैं एम्फीप्रोटिक, और एम्फीप्रोटिक वे विलायक जो प्रोटॉन दे सकते हैं तथा ले भी सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल अभी अपन ने पढ़ा है वाटर, लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल। और एक होते हैं एप्रोटिक विलायक जो ना तो प्रोटॉन ले सकते और ना ही प्रोटॉन दे सकते। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, CH2, CCl4 आदि। तो ध्यान में रखेंगे अपन ने विलायकों का प्रोटॉन के आधार पर वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार के होते हैं, 4। एक होते हैं प्रोटोफिलिक जिनकी प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। एक होते हैं प्रोटोजेनिक जिनकी प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं। और एप्रोटिक जो ना तो प्रोटॉन लेते और ना प्रोटॉन देते। इनके एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू।